हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी एक्सरे के प्रोडक्शन की कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरे के स्पेक्ट्रा को, पर उससे पहले ज़रा हम एक एक्सरे एब्जॉर्प्शन का छोटा सा फॉर्मूला और देख लें। एक बार समझिए। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई थिन मेटेलिक प्लेट है जिसकी थिकनेस है कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। इसके ऊपर मैंने एक्सरेज डाल दी, उसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। अभी ये थिन प्लेट क्या करेगी, इस एक्सरे की कुछ इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी को बाहर जाने देगी। लेट अस सपोज आउटपुट पे आई मिल रही है, तो इसने जितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब की वो है आई इजिकल्स टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एम इंटू में थिकनेस। हेयर एम इज़ ए कांस्टेंट, तो यहाँ पर एम क्या है, एक कांस्टेंट है। एक्स मेरी क्या है, एक्स है मेरा थिकनेस, ठीक है ना। आई नोट मेरी क्या है, इनिशियल इंटेंसिटी है जितनी डाली गई है, और आई आपको पता ही है मेरी क्या है, आउटपुट इंटेंसिटी है। ठीक है, अब चलिए ज़रा बात करते हैं इस एम की। इस एम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और ये जो m है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एक्सरे की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, पहली बात। दूसरी बात, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरी बात, डिपेंड करेगा किस पे, एटॉमिक नंबर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एक्सरे एब्जॉर्प्शन क्या है। मैंने इस मान लीजिए थिकनेस x की प्लेट के ऊपर आई नॉट इंटेंसिटीज़ की रेज डाली, इसने क्या किया, कुछ एब्जॉर्ब कर ली, बाहर रिलीज कर दी। जो बाहर रिलीज करेगा वो इस फॉर्मूले को ओबे करेगी, आई बराबर आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एम इंटू में एक्स, वेयर एम इज ए कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये वेवलेंथ ऑफ एक्सरे पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, जेड ऑफ मटेरियल, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रा की, कि एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या होता है। सबसे पहले देखिए, काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है, स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, ये स्पेक्ट्रा, वो स्पेक्ट्रा। हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रा का यूज़ कहाँ है, इसको हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द यूज़। तो देखिए बेटा, जो आपका लाइन स्पेक्ट्रा या जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, दीज आर लाइक ए फिंगरप्रिंट टू द मटेरियल। ये मटेरियल्स के फिंगरप्रिंट की तरह हैं। भाई मान लो मेरे पास में एक ग्लास ट्यूब है और उसके अंदर हीलियम गैस है। अब मैंने वो ट्यूब किसी को मान लीजिए प्रेजेंट कर दी। अब उस बंदे को मैंने बोल दिया कि बताओ इसके अंदर कौन सी गैस है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि इस ग्लास जार के अंदर कौन सी गैस है। तो वो क्या करेगा, वो उस गैस के ऊपर हाई एनर्जी की बीम छोड़ेगा, पीछे स्क्रीन रखेगा, और उसके बाद उस स्क्रीन पर बनने वाले स्पेक्ट्रा को वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा। हर एक गैस का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रा होता है। अब वो क्या करेगा, उस स्पेक्ट्रा को हाइड्रोजन या हीलियम गैस के स्पेक्ट्रा के साथ मैच करेगा। अगर उसका हीलियम गैस के स्पेक्ट्रा के साथ वो स्पेक्ट्रा मैच हो गया तो वो हीलियम गैस हो गई, किसी और के साथ मैच हो गया तो वो कोई और गैस होगी, ठीक है ना। तो ये यूज़ है बेटा बेसिकली स्पेक्ट्रा का। हम ये जो लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, एमिशन पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अननोन गैसेज को आइडेंटिफाई किया जा सके। दीज आर लाइक फिंगरप्रिंट फॉर द गैसेज, गैसेज के फिंगरप्रिंट नहीं है, ठीक है ना। अब एक्सरे स्पेक्ट्रा देखिए, दो तरह का होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। यूजुअली मैं आपको बात बता दूं, जब भी एक्सरे जनरेट होती हैं ये दोनों ही स्पेक्ट्रा एक साथ रिलीज होते हैं, ये दोनों स्पेक्ट्रा साइमल्टेनियसली आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अकेला कैरेक्टरिस्टिक आ गया या अकेला कॉन्टिन्यूअस आ गया। क्यों आते हैं वो हम आगे जब स्पेक्ट्रा को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे भी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा की। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा को कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मटेरियल, ठीक है ना, या टारगेट एनोड भी बोल सकते हो आप। यानी कि जिस मटेरियल से एक्स रेज बनाई जाती हैं ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है बेटा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा, इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट डिपेंड्स
ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल की ये कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा देखते हैं कैसे जनरेट होता है। वैसे होता क्या है पहले मैं बना दूं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इट इज ए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। डिस्क्रीट का मतलब लाइन भी बोल देते हैं इसको हम। इसका मतलब है कभी कभी इसमें पीक आएंगी, कभी कभी नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल देखिए मैं एक स्पेक्ट्रा बना देता हूँ यहाँ, आगे मैं ग्राफ पूरा बनाऊंगा, अभी एक बार समझिए। ये इस तरह से मान लो। अब यहाँ पर देखिए ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर मुझे शार्प पीक मिल रही है। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं आपके, ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है मेरी, ठीक है ना। मैं ये ग्राफ जब दोबारा बनाऊंगा तब आपके समझ में भी आएगा कि यही 2 पॉइंट क्यों मिले, कोई और क्यों नहीं मिले, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और लिख देता हूँ मैं। इधर तो होता है वेवलेंथ और इधर होती है इंटेंसिटी। चलिए एक बार समझते हैं कि ये है क्या बेसिकली। देखो मान लो मेरे पास में ये मेरा टारगेट मटेरियल का एक एटम है, ठीक है ना। ये मान लीजिए मैंने कह दिया मेरे टारगेट मटेरियल का ये है के शेल, एल शेल और एम शेल। अब देखिए लेट अस सपोज एक हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, काफ़ी हाई एनर्जी है, इस एटम के अंदर आ गया। इस एटम में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए प्रेजेंट है, ठीक है ना। मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ नहीं बना रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए बस। अब क्या होगा, ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इस एटम को पेनिट्रेट कर गया मान लो, और एटम को पेनिट्रेट करके के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। यहाँ मैं बना देता हूँ आपका के शेल का इलेक्ट्रॉन, ये रहा, ठीक है ना। अब जैसे ही ये इस के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, क्या होगा, के शेल के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी एनर्जी दे देगा। के शेल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और अपने शेल से बाहर आ जाएगा। अब के शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो अपने शेल से कहाँ आ गया, बाहर आ गया, आउट हो गया वो। तो के शेल के अंदर एक क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब उस के शेल की वैकेंसी को भरने के लिए क्या होगा, एल शेल का इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाएगा। इसको हम बोलते हैं के शेल कैप्चर, कि के शेल ने हायर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। एक बार फिर से देखिए बेटा क्या होगा, जैसे ही आपका हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराएगा, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो एटम को पेनिट्रेट करके के शेल तक चला गया। अब के शेल के इलेक्ट्रॉन को उसने नॉकआउट कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के शेल से नॉकआउट हुआ, उसके जगह पर क्या आ गई, एक वैकेंसी आ गई। उस वैकेंसी को भरने के लिए एल शेल से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, के शेल के अंदर गिर गया, यानी कि के शेल ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया। अब जैसे ही हमें पता है बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये देखो पहला शेल, ये दूसरा शेल, अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरा हायर शेल से लोअर में गिरेगा तो क्या होगा, एक एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मेरा हायर से लोअर में गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। और ये जो फोटोन है आपकी, ये क्या है, एक्स रे है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही एल शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो एल से के में गिर गया। अब जैसे ही एल शेल से ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, ये अपनी जगह पर क्या छोड़ जाएगा, एक एल शेल में क्या हो जाएगी, अब एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए एम शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा। एज ए रिजल्ट मेरे पास में एक और एक्स रे का फोटोन क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को। तो अगली बार क्या होगा, एम शेल से इलेक्ट्रॉन गिरेगा कहाँ पर, के शेल पर। तो एक फोटोन तो एक्स रे का मेरा तब जनरेट होगा जब एल से के में गिरेगा, और एक फोटोन मेरा एक्स रे का तब जनरेट होगा जब क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन एम से के में गिरेगा। इस तरह से अगर कोई एन शेल है तो एन से एम में जाएगा, एनर्जी के अलग अलग फोटोन्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। और इन सभी फोटोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, वो क्या होगी, अलग होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स जनरेट होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर
अब इस ग्राफ की बात करते हैं। अब मैंने ग्राफ बनाया, अब चलो ज़रा दोबारा बनाते हैं उस ग्राफ को, आपके अब क्लियर बनेगा। ये इंटेंसिटी थी, ये वेवलेंथ थी। देखिए कॉन्टीन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों साथ आएंगे, इसलिए मैं कॉन्टीन्यूअस भी बना रहा हूँ ऐसे, और ये मेरा डिस्क्रीट भी बना रहा हूँ ऐसे। अब इस ग्राफ में देखिए क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर मुझे एक अलग फ्रीक्वेंसी मिल रही है, यहाँ पर एक अलग फ्रीक्वेंसी मिल रही है। यानी कि मान लो ये पीक आपकी कब आई, जब मेरा इलेक्ट्रॉन एल से कहाँ गिरा, के में गिरा, यानी कि के शेल कैप्चर हुआ जब। और ये मेरी पीक कब आई, जब मेरा इलेक्ट्रॉन एम से कहाँ गिरा, सॉरी ये एम से एल आएगा, यहाँ एम से कहाँ गिरा, एल में गिरा, ठीक है ना, एल शेल कैप्चर हुआ जब। और दोनों ही केसेज में मुझे दो अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के क्या मिलेंगे, एक्सरे फोटोन मिलेंगे। इसलिए दो शार्प पीक मैंने यहाँ बना दी, और यह आपका क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। और इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, टारगेट मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये टारगेट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए काफ़ी बार क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एल से के में गिरता है तो के सीरीज को जनरेट करता है, चाहे वो एल से के में गिरे, चाहे वो एम से के में गिरे, चाहे वो एन से के में गिरे, वो के सीरीज होती है। तो के सीरीज जो है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, के अल्फा, के बीटा और के गामा। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली ये मेरे मान लीजिए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एन की वैल्यू है 1 2 3 4 शोन एंड शो फोर्थ, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है जब एन की वैल्यू 1 होती है तो हम बोलते हैं के शेल है, एल है, एम है, एन है, शोन लेट अस सपोज कुछ अल्फा, कुछ भी। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन मेरा 2 से 1 में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन मेरा 3 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, या ऊपर अल्फा से किसी से भी 1 में आ सकता है। अब देखिए ये जो मेरे पास में कॉम्बिनेशन बना है, दिस होल कॉम्बिनेशन इज नोन एज के सीरीज। इस पूरे कॉम्बिनेशन को के सीरीज बोलते हैं। और देखिए जब 2 से 1 में आता है तो मेरा के अल्फा रिलीज होता है, जब 3 से 1 में आता है तो मेरा के बीटा रिलीज होता है, 4 से 1 में आता है तो के गामा रिलीज होता है, उसके बाद जब भी आता है तो इसको हम के डेल्टा बोल देते हैं। तो के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा कुछ नहीं है, बस ये क्या है आपके पास में कि किस स्टेशनरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आपका के शेल के अंदर जंप कर रहा है। इसी तरह से सिमिलरली एल सीरीज बन जाएगी आपकी। और मेरे ख्याल से अब समझाने की बात नहीं है कि 3 ही एल सीरीज में होंगे, एल अल्फ़ा, एल बीटा और एल गामा। अब एल सीरीज़ कब होगी, जब आपका 3 से 2 में जाए एल अल्फ़ा बन गया, 4 से 2 में जाए एल बीटा बन गया, और जब आपका 5 से 2 में जाएगा एल गामा। इसी तरह से एम सीरीज हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। अब देखिए अब काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमें कैसे पता लगा फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आपके पास में होता है, देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आर जेड ई स्केयर 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर। और यहाँ पर जो जेड ई है, ध्यान रखना बेटा, ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। यानी कि जेड ई इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस में एस। अब ये समझेंगे, ये जेड तो हमारे पास में आ गया है एटॉमिक नंबर, एस को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बेसिकली ये होता क्या है, देखो बेटा, जब भी हमारे पास में किसी ऑर्बिट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के एक्चुअल चार्ज को फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज ये कभी फील ही नहीं कर पाएंगे। इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, और इसका जो कांस्टेंट है दैट इज़ नोन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा का, ठीक है। आपकी कॉपी में कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा बना हुआ होना चाहिए। मैं एक हल्का सा डायग्राम यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये 2 अलग अलग मटेरियल्स का कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है आपके लिए। देखो ये आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गई है यहाँ पर, ये दूसरी, तीसरी वेवलेंथ, ये कोई 4th वेवलेंथ, इसी तरह से ये कोई अलग मटेरियल है, ठीक है ना। तो यह कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।